वो लोग रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे फंस गए हैं और उनकी फैमिलीज आपसे मिल रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको सेफली रेस्क्यू किया जाए। आपने चिट्ठी भी लिखी है। तो हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर, रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सूफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये इनके परिवार बहुत परेशान है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूख़ात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। सर, ये जो पूरा रैकेट है एजेंट्स के द्वारा यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे यूज किया जा रहा है, यूज करके लालच देकर बेरोजगार युवाओं को भेजा जा रहा है जंग के मैदान में, इसके ऊपर भी आप चाहेंगे कि मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन ले? नहीं, ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सूफियान और पूजा हैं, इनको भी अगर ये भारत में है तो इनको फ़ौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं, रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडिट करें। ये भारत के नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी ज़िंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी। सर, अभी आप बिहार के दौरे से आए, सीमांचल से आए, अभी वहाँ पर तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है, असेंबली में भी असेंबली चल रही है और कई सारे मुद्दे हैं आपके कार्यकर्ता की भी, वहाँ पर आपके नेता की इनफैक्ट हत्या हुई है।
बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे असेस करते हैं? देखिए, हम जब बिहार गए, सीमांचल के इलाके में गए, हमारी वहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, पार्टी के लोगों से, आम आदमी से। और सीमांचल का इलाका जो है वो एक बहुत बड़ा एक रूरल इलाका है। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की जनता में बड़ा गम और गुस्सा है। और गम और गुस्सा इस बात से है कि उनको धोखा देकर वोट लिया गया कि आरजेडी और गठबंधन में जितने पार्टियां हैं बीजेपी को रोकेंगे। और उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई और नीतीश कुमार ने अपनी आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के साथ चले गए। तो अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस को इक़्तिदार मिल गया है, तो इसकी जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि नरेंद्र मोदी भी हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को उन्होंने कहकर वोट लिया था कि हम बीजेपी को रोकेंगे। फिर ये लोग साथ गए नीतीश कुमार के, तेजस्वी और गठबंधन के पार्टीज कि हम बीजेपी को सत्ता से रोकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, लोगों का एक मजाक बना दिया जा रहा है। लोगों से वोट हासिल करते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस को रोकेंगे बिहार में, और फिर उस वोट को ले जाकर बीजेपी के झोली में रख दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा गम और गुस्सा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एमआईएम के दो बहुत बड़े नेताओं का वहाँ पर हत्या की गई है। आप देखिए कि गोपालगंज में असलम साहब को गोली मार दी गई और अजीब व गरीब वहाँ का एसपी है। अरे भाई, क्यों हुआ, क्या हुआ? असली खाती को पकड़ नहीं रहे नीतीश कुमार की सरकार। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उसी सौगात दे दिया आपने, हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। सीवान में हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। ये डेलिबरेट मर्डर हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ की सरकार बिल्कुल एक तमाशाई बनी बैठी हुई है। ना कोई एक्शन ले रहे, ना कुछ हरकत कर रहे हैं। इतना करप्शन उरूज पर है वहाँ पर, चाहे वो तेजस्वी थे या आरजेडी थे, अभी भी है। करप्शन उरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो मनमानी चल रही है वहाँ पर। अखिलेश यादव ने फाइनली आगे पीछे होने के बाद ये अनाउंस हो गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगी। आप यूपी में पिछला इलेक्शन लड़े थे, इस बार भी जाएंगे, और इस गठबंधन पे चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम होंगी? क्या ये इंक्लूसिव हैं? आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इनवाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनाव में ख़ास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहाँ पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का यहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहाँ पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है।
तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये बोलना है कि हमको ये सोचना है कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हटकर भी और भी मुख्तलिफ 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। तो इस बारे में भी वहाँ पर बातचीत चल रही है। अभी बहुत जल्दी होगा इस बारे में कुछ बताना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। तो जब वक्त आएगा हमारी पार्टी इसका फैसला लेकर जो इम्तियाज़ जलील साहब और शौकत साहब की जो राय होगी उसको हम सामने रखकर एक अच्छा फैसला लेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ना बने। और हम 2014 में भी कोशिश किए, 19 में भी किए और 2024 में भी हम कोशिश करने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता बढ़ती हुई कीमतों को देखेगी, देश की जनता जो बेरोज़गारी आम हो चुकी है उसको देखेगी, किसान परेशान हैं और हमारी डिप्सांग डेमचाक पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फ़ौज कब्जा करके बैठी है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे सामने हैं। और बीजेपी जो पिछले 10 साल में जो पॉलिटिक्स कर रही है वो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, उसको प्रमोट किया है। और साथ ही साथ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने भारत की पॉलिटिक्स से, भारत की सोशल लाइफ से, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान जो 17 करोड़ है, क्रिश्चियन भी उसमें आते हैं, इन दो अहम माइनॉरिटीज़ को और दलितों को, आदिवासियों को उन्होंने पॉलिटिकली सोशली मार्जिनलाइज करके रख दिया है। तो ये भी एक चीज़ है। सर एक बात ये है कि बीजेपी जिस तरह से मेजॉरिटी पॉलिटिक्स लेकर आया, अभी इन्होंने लखनऊ में एक नया कैंपेन लॉन्च किया है कि ये लोग दरगाह में जाएंगे और उर्दू में बात करेंगे, कैंपेन करेंगे, ऐसा कुछ एक नया प्रकार। हाँ, ना नफरत है ना खाई है, मोदी आपका भाई। हाँ, क्या है, ना नफरत है ना खाई है, अच्छा, मोदी आपका भाई। तो भाई अगर मोदी भाई है तो बिल्किस बानो उनकी बेटी या बहन नहीं है क्या? बुलाया जाए बिल्किस बानो को। फिर इनमें हिम्मत है कि बिल्किस बानो से आंख में आंख मिलाना छोड़ो, उसके करीब जाएंगे। आपने दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। आप सुनहरी मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते हैं। आप भारत के पूरी मस्जिदों पर आपकी नजरें पड़ी हुई हैं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट कम कर दिया। आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को कम करके उसको 9th क्लास से डेलिबरेटली आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उससे पहले ताकि और माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमानों का ड्रॉप आउट और बढ़ जाए। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने ख़त्म कर दिया ताकि मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां फेलोशिप ना कर सके। ये आपका है कारनामा। आप बजट तो अनाउंस करते हैं, उसका कितना खर्च होता बताइए। 2022 का जो बजट है उसमें से 38% भी खर्चा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं लोग? आपके पास एक मुस्लिम MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। आए दिन गाली दी जाती है। जहां पर बीजेपी सत्ता में मीरा रोड में बुलडोजरों के जरिए आपने मुसलमानों के कारोबार को डिमोलिश कर दिया, घर को डिमोलिश कर दिया। हल्द्वानी में आपने एक मस्जिद को शहीद कर दिया। ये क्या है? ये तो सब आई वॉश है, ये सब ड्रामा है, ये फसाड है एकदम। हिमंता विश्व शर्मा के साथ कल तेलंगाना में उन्होंने कहा कि उनको अकबर बाबर को चाहने वाले और रजाकारों को चाहने वालों का वोट नहीं चाहिए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कल कुर्ता पहने हुए थे ना। हेमंत बिस्वा शर्मा कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कुर्ता कौन दिया? कुर्ता नहीं पहनना चाहिए उनको। वो प्याज खाते हैं ना, तो प्याज कौन दिया? कहां से प्याज आई? तो इनको कहना चाहिए
और कहना चाहिए कि भाई आज से मैं और भारत के प्रधानमंत्री कुर्ता नहीं पहनेंगे क्योंकि कुर्ता आया मुगलों से। अब आप जाकर देश को आप बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, आगे की सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं। आप 600 साल पुरानी बात करते हैं। अच्छा, फिर ये अकबर का भी नाम लिया उन्होंने। जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पहली बनाई गई उसमें अकबर की भी फोटो है। क्या करेंगे उसको? जो फोटो डाले वो इस महाशय से ज्यादा अक्लमंद थे और वो दल बदल नहीं करते थे। संविधान बनाकर उन्होंने देश को दिया, उसमें अकबर की फोटो डाली। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। और हम जो है भारत के 17 करोड़ मुसलमान मुगलों के स्पोक्स पर्सन नहीं है हम, मगर हिस्ट्री है। हिस्ट्री को कैसा आप डिनाई कर सकते बताइए? हेमंत बिस्वा जी ने कल ये भी कहा था कि एक तो उन्होंने कहा कि इनके वोट उनको चाहिए नहीं, और दूसरा कहा कि जो माइनॉरिटी वोट है वो भाजपा के साथ है, और खासकर जो देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं वो सारे माइनॉरिटीज जो है वो भाजपा को चाहते हैं। नहीं, संस्कृति के माने क्या है? संस्कृति के माने ये है कि मैं गोलवालकर और पंडित दीनदयाल गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स, या वी और नेशन और डिफाइंड, या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म जो किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखी, या सावरकर की हिंदुत्व किताब, इनको मान लो तो ये है क्या? देश की संस्कृति तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप तो वहां पर बहैसियत आसाम के मुख्यमंत्री के उन्होंने कई मदरसों को डिमोलिश कर दिया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का गलत इस्तेमाल करके। आप तो जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये वहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को जरीमेंडरिंग करके रख दिया वहां पर, ताकि डेलिबरेटली मुसलमान ज्यादा ना जीत सके असेंबली चुनाव में। तो ये उनका हेट्रेड है। नोटिफिकेशन में कुछ सप्ताह बच रहे हैं सर। अपोजिशन एक तरफ से आपको मालूम हो गया हफ्ते में यार, एक हफ्ते में वीक हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना को लेकर ये भी बोला कि शायद यहाँ 50 सीट के अंदर चुनाव हो जाए। खैर, अरे 50 तो इसका मतलब वो हेमंत बिस्वा शर्मा शायद अनऑफिशियल इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं क्या? इनको क्या मालूम जो हमको देश को नहीं मालूम हो रहा है? तो सर ये जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस है, क्या इंडिया अलायंस एनडीए को रोक सकती है, या एनडीए की ताकत में जो अब बात हो रही है 400 पार की, उसको आप कैसे देखते हैं, और इंडिया अलायंस कहाँ देखते हैं? देखिए, आपका सवाल गलत इसलिए है क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, और मैं उस पर क्यों अपनी राय दूंगा जब मैं उसका हिस्सा नहीं हूं? मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। आपको अगर बुलाया जाए सर, हाँ? आपसे बात की जाए, आपसे चर्चा की जाए, इंडिया अलायंस अगर आपकी तरफ दरवाजा खोले तो आप क्या स्वीकार करेंगे, जाएंगे? अब आशीष साहब, अब देखिए, ये बारात तो बन चुकी है। अब इसमें बैंड बाजे की पार्टी में नहीं बन सकता, समझे ना? अक्सर होता यह है कि हमको बैंड बाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत के मुसलमानों को, और बैंड बाजे की जो पार्टी होती है वो दूल्हा तो चले जाता है जहां पर उसका निकाह या शादी होता है। जो बैंड बाजे वाले हैं तो उनको बोलते हैं बाहर रुक जाओ। तो मैं तो बैंड बाजे का नहीं हूं। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े जोर शोर से बजाएंगे, और हमारी कोशिश यही होगी, अपने जो भी हमारा जितना भी हमको अल्लाह ने सलाहियत दी है, असर रसूख दिया है, हम कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत की जनता श्री नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम ना बनाए। अब ये उनसे पूछना चाहिए उनका क्या है। भाई अशोक राव चौहान चले गए, इतना बड़ा मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे, इतना गाली देते थे हमको वो लोग। नांदेड़ में हम कॉर्पोरेटर जीते थे, फिर और एक बार इलेक्शन में हम पे गाली। आज वो जाकर बैठ गए वहां पर। कांग्रेस का एक और नेता, आपको याद होगा, जो यहां पर ऑब्जर्वर बनकर आए थे तेलंगाना में, वो चले गए अजीत पवार के साथ, अजीत पवार बीजेपी के साथ।
यहाँ पर जब थे तो खूब गाली देते, MIM ये MIM ऐसा। तो ये जो ये लोग तो माने इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि कपड़े उतार रहे हैं, सिर्फ नया कपड़ा पहने, आइडियोलॉजी ऐसा हो गई, आइडियोलॉजी ऐसा हो गई। 2019 में छोटे दलों के साथ आपने गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र में भी। इस बार भी आपका देखिए अभी तो बहुत जल्दी होगा, क्या हो सकता है हम तो देख रहे हैं। किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आप अभी आज इस तरीके से? नहीं, किसान आंदोलन का मैं कह रहा हूं कि MSP का जो लीगल रेट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब का जो कमीशन के रिकमेंडेशन है उसको मानना चाहिए। और तीसरा ये है कि जो उन पर मुकदमात बुक किए गए उसको वापस लेना चाहिए। इसमें बड़ी बात क्यों है, इसमें इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और चौथी बात ये कि पैलेट गन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर? ये क्या है भाई, पैलेट गन आप इस्तेमाल करके उनको अंधे कर देंगे आप? ये किसान है जो हम सबको खाना खिलाता है। आपकी राय तो अलग है, आप लोग तो उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है उसका। आप लोग ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल है उसके 2 साथी कौन है, मुसलमान है। एक गलती हुई है, हम यकीनन उसमें जो खवातीन का, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ इसका कंडेम करते हैं, मगर इसको आप हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं। क्यों हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं आप? यकीनन वहां की गवर्नमेंट का एक फेलियर है, बट उसको भी आप कम्युनल कलर दे रहे हैं। वो जो मेन एक्यूज्ड है, जो अभी फरार है, उनके 2 साथी तो मुसलमान नहीं है ना। उसको हम जो भी अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसका पूरी ताकत